हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का एजुकेशन का पेपर है जिसकी बुक का नाम है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि मैम, जो विकलांगता अधिनियम 1995 और 2016 है ये समझ में नहीं आया। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम एक बार इसके लिए वीडियो बना दीजिए। तो पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हमारा अधिनियम विकलांगता अधिनियम 1995 और 2016 है, इसी के बारे में मैं पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ और सारी चीज़ों को डिटेल में बताने वाली हूँ कि किस अधिनियम में क्या चीज़ लाई गई थी और किस तरह से ये दोनों अधिनियम एक दूसरे से अलग हैं, क्या क्या डिफरेंस है दोनों अधिनियम में। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने इसकी होल बुक की भी एक वीडियो बनाई है जिसे आप पूरा देख सकते हैं और आपको पूरी बुक में अगर कोई भी कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि और बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है डीयू एजुकेशन क्लब। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है डीयू एजुकेशन क्लब। दोनों का नाम सेम है तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे विकलांगता अधिनियम 1995 के इसके अंतर्गत क्या था। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो विकलांगता की परिभाषा दी गई थी उसमें वो लोग शामिल थे जिनके शारीरिक या मानसिक रूप से वो स्वस्थ ना हो, वो विकलांग कहलाते थे। और देखिए, इसमें 7 प्रकार की विकलांगताओं को रखा गया था। अब विकलांग व्यक्ति इसके अनुसार यानी 1995 जो हमारा अधिनियम आया था, इसके अनुसार विकलांग व्यक्ति कौन होंगे, किन्हें विकलांगता की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे लोग जो शारीरिक या मानसिक रूप से सामान्य गतिविधियों में समस्या का सामना करते हैं, यानी ऐसे लोगों को विकलांग माना गया इस अधिनियम के अंतर्गत जो शारीरिक कार्य करने में यानी शरीर से रिलेटेड और मानसिक यानी जो हमारे दिमाग से कार्य होते हैं, पढ़ना लिखना सोचना जवाब देना, ये जो हमारे मानसिक कार्य होते हैं, जो ऐसे कार्य या ऐसी गतिविधियां नहीं कर सकते, वो लोग विकलांग कहलाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? 1995 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हैं विकलांगता में समावेश यानी शारीरिक और मानसिक दोष। यानी जो हमारा 1995 का अधिनियम आया था, इसमें विकलांगता के समावेश को बढ़ाने के लिए शारीरिक और मानसिक दोष को दूर करने का प्रयास किया गया और इसी चीज़ पर बल दिया गया जो शारीरिक और मानसिक दोष हैं उन पर कैसे और किस तरह से उन्हें दूर किया जा सकता है, किस तरह से विकलांग होने से बचा जा सकता है। एंड नेक्स्ट हेडिंग है आपकी। और इस अधिनियम के अंतर्गत आपको अधिकारों का विस्तार मिला, शिक्षा रोजगार और अन्य क्षेत्र में समानता, यानी इस अधिनियम के अंतर्गत जो विकलांग लोग हैं उन्हें शिक्षा में रोजगार में और अन्य कई क्षेत्रों में समानता का अधिकार मिला। और इन्हें बढ़ावा देने के लिए इन्हें 3% का आरक्षण भी मिला था 1995 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को, ताकि जो विकलांग व्यक्ति हैं वो अपने आगे हो सकें। जैसे कि आपने भी सुना होगा सरकारी कोटे में या सरकारी जो जॉब्स होती हैं उसमें कुछ सीटें रिजर्व होती हैं कुछ महिलाओं के लिए और कुछ हैंडीकैप यानी विकलांग लोगों के लिए, तो वो पहले 3% थी। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं दिशा निर्देश और मानक। कोई दिशा निर्देश या मानक नहीं था। अब जो हमारा 1995 का अधिनियम था इसमें कोई भी दिशा निर्देश या कोई भी मानक नहीं था। कोई भी टीचर या फिर कोई भी ऐसा नहीं था जो इन लोगों को ट्रेन करे, दिशा दिखाए कि हाँ आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसा कुछ भी नहीं था इस अधिनियम के अंतर्गत। एंड नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिख सकते हैं, यानी ये इसका डिफरेंस है, इसको आप डिफरेंस के रूप में भी लिख सकते हैं। शिकायत निवारण। और जो हमारा 1995 का अधिनियम था इसमें शिकायत निवारण तंत्र नहीं था, यानी अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी हो तो उसका निवारण करने के लिए ये कार्य नहीं करता था। कोई भी शिकायत निवारण का इसमें प्रावधान नहीं था। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लाई गई थी कि हाँ अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो शिकायत कर सकता है, या फिर उसे चिढ़ाया जा रहा है, टीज़ किया जा रहा है, या फिर उसे कोई परेशानी है तो उसका निवारण मांग सके, ऐसा कुछ भी नहीं था इस अधिनियम के अंतर्गत। आई होप अब आपको 1995 का अधिनियम पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से बताया है और सारी चीज़ों को सही से बताया है। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके। एंड नेक्स्ट जो हमारा अधिनियम आया था वो है विकलांगता अधिनियम 2016।
अब हमारी जो 2016 का विकलांगता अधिनियम आया था, अब हम उसको देखते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा है। इसमें 21 प्रकार की विकलांगताएं शामिल थी। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत ये माना गया कि जो विकलांगता है वो एक विकसित अवधारणा है और एक गतिशील अवधारणा है जो गति करती रहती है। अगर किसी व्यक्ति को विकलांगता हो जाए और उसे समय पे ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो वो बढ़ जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत ये अवधारणा मानी गई और इसमें 21 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया था। पहले में 7 प्रकार की थी और इसमें 21 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल कर लिया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं विकलांग व्यक्ति, यानी 2016 के अकॉर्डिंग कौन है विकलांग। पहले तो जो हमारा 1995 का अधिनियम था उसके अंतर्गत विकलांग व्यक्ति वो थे जो शारीरिक या मानसिक कोई भी कार्य नहीं कर पाए, वो विकलांग है। लेकिन 2016 के अकॉर्डिंग कौन विकलांग है, इस चीज़ पर देख लेते हैं। कोई व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दोष के कारण सामान्य गतिविधियों में समस्या का सामना करता है वो विकलांग कहलाएगा। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत 2016 के अधिनियम के अंतर्गत जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ऐसे कार्य नहीं कर सकता, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कार्य नहीं कर सकता, तो वो क्या कहलाएगा, वो विकलांग कहलाएगा 2016 के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विकलांगता में समावेश। विकलांगता में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेदी दोषों को शामिल किया गया। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेदी जो वो समस्याएं होती हैं उन सभी को शामिल किया गया कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से किसी कार्य को करने में असमर्थ है तो वो विकलांग कहलाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का विस्तार। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, आवास सभी क्षेत्रों में समान अधिकार दिए गए। यानी जो हमारा 1995 का अधिनियम था उसमें सिर्फ शिक्षा और रोजगार को शामिल किया गया था, लेकिन इस अधिनियम में स्वास्थ्य सेवाएं और आसपास के जो क्षेत्रों की सेवाएं होती हैं, समान क्षेत्रों में जाना और ऐसी स्ट्रक्चर बनाना जिसमें विकलांग व्यक्ति भी आराम से फिट हो सकें या आवाजाही कर सकें, ऐसे स्ट्रक्चर बनाना, बिल्डिंग्स वगैरह की, ये सारी चीज़ें जो आई थी ये हमारी विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 के अंतर्गत आई थी। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं आरक्षण। सभी नौकरी, शिक्षा संस्थानों में 4% का आरक्षण। जो हमारा 1995 का अधिनियम था उसमें 3% का आरक्षण था और अब इस 3% के आरक्षण को 2016 में बढ़ाकर 4% कर दिया गया था। ठीक है। पहले 3% था पर बाद में उसे 4% कर दिया गया था। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट है दिशा निर्देश और मानकों का विकास। इनका उपयोग विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ और समावेशी वातावरण बनाना था। यानी 2016 के अंतर्गत दिशा निर्देश और मानकों का भी विकास हुआ। यानी ऐसे लोगों को शिक्षित किया गया जो विकलांग व्यक्तियों को दिशा दिखाने का कार्य करते थे, उनके लिए एक समावेशन बनाने का, समावेश वातावरण बनाने का प्रयास करते थे जहां सभी को समान रखा जाए। ये चीज़ भी 2016 में लाई गई थी। 1995 के अधिनियम में ये चीज़ नहीं थी। इसको इसीलिए लाया गया ताकि जो विकलांग व्यक्ति हैं उन्हें आगे बढ़ाया जा सके, उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। अगर उनके पास ऐसा ही वातावरण नहीं होगा जहां उन्हें समान रखा जाए, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? वो नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता हुई जहां उन्हें समान रखा जाए, जहां उनकी भी बात सुनी जाए और उन्हें एक ऐसा फील कराया जाए कि हाँ वो भी हमारी तरह नॉर्मल है। इसीलिए 2016 के अंतर्गत इस अधिनियम में इसको रखा गया था। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं शिकायत निवारण। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, यानी जो हमारा 1995 का था उसमें शिकायत निवारण का कोई भी प्रावधान नहीं था और उसमें दंड संहिता भी नहीं थी। बट जो हमारा 2016 का आया इसमें शिकायत निवारण को रखा गया, जिसके अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति को परेशान किया जाता है, विकलांग व्यक्ति को परेशान किया जाता है या फिर उसे चिढ़ाया जाता है या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या फिर उसके साथ भेदभाव किया जाता है, तो वो शिकायत निवारण के अंतर्गत जाकर अपनी शिकायत लिखवा सकता है और फिर उसकी दंड संहिता द्वारा उसे दंड भी दिया जा सकता है। और ये भी रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है, किसी विकलांग व्यक्ति को, तो उसके लिए या तो 3,000 का जुर्माना और इससे ज़्यादा अगर वो दोबारा करता है तो 2 साल तक की जेल का भी प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत, ताकि विकलांग व्यक्तियों को
आसानी से सुलभ जीवन जीने में उनकी सहायता हो सके। आई होप आपको अब ये दोनों ही अधिनियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको अभी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आपका एग्ज़ाम कैसा रहा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, सब लोग अपना एग्ज़ाम देकर आना और फिर मुझे बताना आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, कौन कौन से क्वेश्चन आए। और आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर मेरे इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए। कल आपका एग्ज़ाम कैसा रहा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।